बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज का आर्टिकल हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल पावर और पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर्स डिस्कस करेंगे। दो किस्म की पावर क्यों मैं यहां पर नाम ले रहा हूं, इनको हम जानेंगे आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। नाउ स्टूडेंट्स, जरा तवज्जो कीजिए इस डायग्राम पर। यह डायग्राम बड़ी सिंपल सा एक सर्किट है। इस सर्किट में आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक रेजिस्टर है और ये रेजिस्टर के अक्रॉस मैंने एक बैटरी लगा दी है। जब बैटरी एक रेजिस्टर के अक्रॉस लगे तो बैटरी डेफिनेटली कुछ करंट पास करेगी इस पूरे क्लोज सर्किट में से। स्टूडेंट्स, यहां एक मिसकंसेप्शन मैं बच्चों के साथ डिस्कस करता हूं, वो ये कि ये रेजिस्टर जो है, आप समझते हैं कि एक्चुअली में ये कोई रेजिस्टर होगा। ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि ये असल में कोई लोड हो, क्योंकि दुनिया की हर चीज की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होती है। तो समटाइम्स मैं क्या करता हूं, ये जो रेजिस्टेंस होती है एक्चुअली में ये कोई लोड होता है, लेकिन हम उसको रेजिस्टेंस के फॉर्म में बना देते हैं। हो सकता है ये कोई बल्ब हो सकता है ये कोई एसी हो, कोई भी ऐसी डिवाइस जो करंट पर चलती हो, वो हमारे पास रेजिस्टेंस की फॉर्म में शो की जा सकती है, क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी। यानी अगर मैं इस बोरिंग सर्किट को आपके सामने थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करके बनाना चाहूं तो ये सर्किट कुछ इस तरह से होगा कि ये हमारे पास एक बैटरी है और इस बैटरी को मैंने एक बल्ब से अटैच कर दिया। अब ये जो बल्ब है एक्चुअली में ये लोड है, लेकिन इस बल्ब की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगी। तो अगर मैं सर्किट डायग्राम बनाऊंगा तो सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से होगी। उसमें मैं बल्ब नहीं शो करूंगा, बल्कि सिर्फ बल्ब को एज ए रेजिस्टर शो करूंगा, जो कि गलत नहीं है, क्योंकि हर बल्ब की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो बहरहाल होती है। नाउ स्टूडेंट्स, आइए इसकी वर्किंग देखते हैं। आप लोग जानते हैं कि हमारे पास दो किस्म के करंट होते हैं, एक को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं और दूसरे को हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। यहां मैं उनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया है। तो मैं यहां पर बता देता हूं सिर्फ इतनी सी बात कि कन्वेंशनल करंट जो है वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और कन्वेंशनल करंट जो है वो पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो को शो करता है। आइए जरा इमेजिन करते हैं यहां पर कन्वेंशनल करंट कैसे फ्लो करेगा। तो कन्वेंशनल करंट क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को शो कर रहा है, तो हम यहां पर कन्वेंशनल करंट कुछ इस तरह से सपोज करेंगे। ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये इस पॉजिटिव टर्मिनल से रिपेल होगा और फिर ये सर्किट में पॉजिटिव चार्जेस मूव करना शुरू हो जाएंगे। जरा इमेजिन करते हैं स्टूडेंट्स, इस बैटरी का आप देख रहे हैं कि ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको हम फिजिक्स में लो पोटेंशियल कहते हैं और जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है इसको हम हाई पोटेंशियल कहते हैं। आप देख रहे हैं जो चार्जेस सर्किट में मूव कर रहे हैं वो कहां से कहां मूव कर रहे हैं, वो बैटरी के पॉजिटिव से बैटरी के नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, यानी कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। और हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाना कोई इतना ज्यादा अजीब नहीं है। ये तो हम डेली लाइफ में देखते हैं कि किसी भी चीज को छोड़े तो वो हाई हाइट से लो हाइट की तरफ आती है। हवा जो है वो गुब्बारे के अंदर हाई प्रेशर से बाहर लो प्रेशर की तरफ ही बहती है। तो इसी तरह से हमारे पास यहां पर भी आप देख रहे हैं कि चार्जेस जो हैं वो पूरे सर्किट में हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। तो यहां कोई इतनी ज्यादा अजीब बात नहीं है। अजीब बात कहां है, जरा इमेजिन करें। फॉलो करते हैं इस पॉजिटिव चार्ज को। आपने देखा ये पॉजिटिव चार्ज कहां एंटर हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर एंटर हो रहा है, दूसरे अल्फाज में लो पोटेंशियल पर एंटर हो रहा है। और फिर ये कहां को जा रहा है बैटरी के अंदर, अगर आप गौर से देखें ये बैटरी के अंदर पॉजिटिव पोटेंशियल यानी हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। यानी बैटरी के अंदर एक अजीब बात हो रही है और वो क्या है कि बैटरी के अंदर चार्जेस लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर जा रहे हैं और चीजें लो से हाई खुद नहीं जाती। क्या कोई मार्कर जो है मैं यहां पर छोड़ूं तो वो खुद ब खुद ऊपर जाएगा? नहीं, ज्यादा हाइट की तरफ खुद ब खुद नहीं जाएंगे, लेकिन नीचे खुद ब खुद जाएंगे क्योंकि वहां हाइट कम हो रही है, एनर्जी कम हो रही है। तो अगर हम बैटरी के अंदर देखें तो बैटरी के अंदर अजीब बात यह है कि चार्जेस जो हैं वो नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, लो से हाई जा रहे हैं और यह काम खुद ब खुद नहीं हो सकता। तो फिर क्या हो रहा होगा? डेफिनेटली बैटरी कुछ ना कुछ काम कर रही है, वर्क कर रही है, एनर्जी दे रही है पार्टिकल को कि पार्टिकल लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाए। आप इसको यूं इमेजिन कर सकते हैं कि ये बैटरी नहीं है बल्कि एक शख्स है जो चार्जेस को लो पोटेंशियल से उठाता है और हाई पोटेंशियल पर फेंक देता है और फिर वो चार्ज जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल खुद ब खुद मूव करता रहता है। ये बड़ी जबरदस्त एनालॉजी है अगर आप अंडरस्टैंड करें कि बैटरी एक्चुअली में ये काम कर रही है। और ये काम करना यानी कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर चार्ज को लेकर जाना, इट रिक्वायर्स एनर्जी। इसका मतलब बैटरी एक ऐसी चीज है जो चार्जेस को लो से हाई पर भेजने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो मैं वो एनर्जी फाइंड आउट करूंगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि इन बैटरी या सेल भी कह सकते हैं, द चार्ज
इज मूविंग फ्रॉम लो पोटेंशियल, यानी कि लो पोटेंशियल का मतलब क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल, और कहां पर जा रहे हैं, टू हाई पोटेंशियल, और हाई पोटेंशियल का मतलब क्या है जी, पॉजिटिव पोटेंशियल। और ऐसा करने के लिए तो क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, लो से हाई चीजें खुद ब खुद नहीं जाती। तो इसका मतलब हेंस क्या साबित हुआ, बैटरी इज प्रोवाइडिंग एनर्जी, बैटरी इज प्रोवाइडिंग एनर्जी टू अपलिफ्ट पार्टिकल्स, पार्टिकल्स नहीं बल्कि चार्जेस बोलूंगा इस केस में, अपलिफ्ट चार्जेस, चार्जेस को अपलिफ्ट करने का मतलब, अपलिफ्ट का मतलब यहां क्या है, कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी की तरफ लिफ्ट करने के लिए बैटरी क्या करेगी, कुछ एनर्जी देगी। आइए देखते हैं वो एनर्जी कितनी होगी। तो मैं यहां लिखता हूं कि एनर्जी डिलीवर्ड कितनी होगी। अच्छा, एनर्जी अगर आपने निकालनी है तो उसका आसान तरीका क्या है, आप वर्क निकाल लें, वर्क इन एनर्जी आर द सेम थिंग। तो जितना बैटरी वर्क कर रही है इसका मतलब वो उतनी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। तो मैं कह सकता हूं एनर्जी अगर आपने निकालनी है तो वर्क निकालना, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वर्क का फॉर्मूला था कि पोटेंशियल कितना चेंज हुआ मल्टीप्लाई बाय कितना चार्ज उस पोटेंशियल डिफरेंस पर उसने मूव करवाया। तो ये हमारे पास फॉर्मूला, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये पहले हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास वर्क कितना होता है, कि कितने चार्जेस हैं और कितने चार्जेस कितने पोटेंशियल के थ्रू मूव कर रहे हैं, कितने पोटेंशियल डिफरेंस में मूव कर रहे हैं। तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एनर्जी डिलीवर्ड आ जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, एनर्जी का कॉन्सेप्ट ना इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। क्यों? इसमें एक लूप होल है, मैं आपको बताता हूं। जरा इमेजिन करें, मैं आपके सामने दो लोगों की बात करता हूं कि एक शख्स जो है वो 100 जूल वर्क करता है और दूसरा शख्स जो है वो 20 जूल वर्क करता है। बताइए इनमें से कौन ज्यादा ताकतवर है? अब आपने दोनों की ताकत का अंदाजा करना है। आप फौरन ही बोलेंगे यार 100 जूल जो काम कर रहा है तो डेफिनेटली वो ज्यादा पावरफुल होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से आपके सामने रिफ्रेज करता हूं। मैं कहता हूं कि एक शख्स 100 जूल काम कर रहा है पूरे दिन में, इन 24 आवर्स, जबकि दूसरा शख्स जो है वो 20 जूल वर्क कर रहा है 1 सेकंड में। अब बताइए कौन ज्यादा वर्क करेगा? अब आपका आंसर फौरन ही 20 जूल की तरफ चला जाएगा। इसका मतलब किसी शख्स की ताकत का अंदाजा करने के लिए सिर्फ वो कितना काम कर रहा है ये इंफॉर्मेशन काफी नहीं है, बल्कि वो कितने टाइम में कितना काम कर रहा है, आपको वर्क को टाइम के लिहाज से देखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। और जब आप वर्क को टाइम के लिहाज से देखते हैं तो वो वर्क रहता ही नहीं, वो तो पावर बन जाता है। बिकॉज व्हाट इज पावर? पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितने टाइम में कितना काम करें इसे हम पावर बोलते हैं। तो एनर्जी डिलीवर्ड मैंने निकाल ली, ये वो एनर्जी है जो बैटरी ने चार्जेस को दी। लेकिन मैं बैटरी को अगर सही मानों में जज करना चाहता हूं तो फिर मैं एनर्जी नहीं पावर की बात करूंगा। यही तो आज का हमारा आर्टिकल है कि इलेक्ट्रिकल पावर नॉट एनर्जी। तो स्टूडेंट्स पावर कैसे निकालेंगे? पावर निकालना कोई इतना मसला नहीं है। तो हम कहेंगे एज पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो हम कह सकते हैं कि पावर इज हाउ मच यू वर्क इन हाउ मच टाइम। तो पावर में सिर्फ वर्क नहीं आ जाता बल्कि कितने टाइम में कितना वर्क कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और वर्क तो मैं फाइंड आउट कर चुका हूं। वर्क कितना है स्टूडेंट्स? ऊपर देखिए, V मल्टीप्लाई बाय डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। आप स्टूडेंट जरा तवज्जो से देखिए, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। स्टूडेंट्स करंट की डेफिनेशन याद है आपको? डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये एक्चुअली में डेल्टा क्यू और डेल्टा टी लिखा, यानी कि ये तो करंट है। तो फिर मैं लिख सकता हूं कि पावर डिलीवर्ड किसके बराबर आई? V, और साथ डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी तो करंट होता है, तो VI। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आप देख रहे हैं ये वो पावर है जो बैटरी ने चार्जेस को दी, यानी कि डिलीवर की है, इसलिए मैंने इसको लिखा पावर डिलीवर्ड। और पावर डिलीवर्ड कितनी है जी? VI। यानी कि पावर तो निकालना बहुत आसान है, आपको सिर्फ वोल्टेज पता हो और करंट कितना गुजर रहा है वो पता हो, तो आप इनको मल्टीप्लाई करें, यही आपके पास पावर आ जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, बैटरी ये पावर दे रही है,
लेकिन ये पावर यूज कहां हो रही है? आइए चलते हैं अपने ओरिजिनल एग्जांपल की तरफ और उस एग्जांपल में देखते हैं कि जब बैटरी ने करंट दिया तो वो जो हमारा लोड था उसमें क्या इफेक्ट आया। अगर आप लोड को हाथ लगाएं तो आपको पता चलेगा लोड तो बहुत गर्म हो गया है। ये हीट जो निकल रही है लोड से हर सेकंड में, डेफिनेटली ये कहां से आ रही है? ये वो जो बैटरी ने एनर्जी दी है वो ही पावर जो है वो बल्ब जो है वो हीट की फॉर्म में खर्च कर रहा है, डिसिपेट कर रहा है, जाया कर रहा है। ये है पावर डिसिपेशन। अभी तक हम पढ़ रहे थे वो पावर जो बैटरी दे रही थी, अब हम पढ़ेंगे वो पावर जो चार्जेस लूज करेंगे रेजिस्टर के अंदर, और वो वही होगी जो हमारे पास बैटरी ने दी थी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है ना कि जितनी पावर आपके पास इनपुट होती है उतनी ही आउटपुट हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो यहां पर भी ऐसे ही होगा। तो याद रखिएगा, जब हम पावर डिलीवर्ड की बात करते हैं तो पावर डिलीवर्ड में हम कह सकते हैं कि ये वो पावर है जो बैटरी ने दी। तो हम कहेंगे कि जी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक पावर डिसिपेट जो होगी, डिसिपेट मतलब जो खर्च होगी लोड के अंदर, पावर डिसिपेशन, लोड मतलब रेजिस्टर के अंदर, मैंने यहां रेजिस्टर बोला, मैंने आपको बताया असल में ये रेजिस्टर कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है। पावर डिसिपेशन किसके बराबर होगा? पावर डिलीवर्ड के बराबर होगा। जितनी पावर बैटरी देगी उतनी ही पावर जो है वो हमारे पास डिसिपेट भी होगी अगर हमारे पास रेजिस्टर लगा हुआ है। नाउ स्टूडेंट्स, ये बात हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां से पावर डिसिपेशन फिर किसके बराबर है? पावर डिसिपेशन, क्योंकि पावर डिलीवर्ड के बराबर है, और पावर डिलीवर्ड कितनी आई है? वी आई। तो पावर डिसिपेशन भी कितनी आएगी? वी आई ही आएगी। यानी बल्ब कितनी पावर कंज्यूम करेगा? वो है वी आई। यानी वो ही फार्मूला है, वोल्टेज और करंट को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास एक पावर का फार्मूला आ गया। ये जो पावर का फार्मूला था ये पावर डिलीवर्ड थी। ये पावर का जो फार्मूला है ये पावर कंज्यूम्ड है या पावर डिसिपेटेड है। लेकिन यहां फार्मूला खत्म नहीं होता। इस फार्मूला से आगे हमारे पास दो और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बनते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि ये जो पावर है इसको हम हमेशा वॉट में मेजर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पावर इज मेजर्ड इन वॉट। ये इलेक्ट्रिकल पावर है। इससे पहले हमने मैकेनिकल पावर पढ़ी है। जिस मर्जी एनर्जी की पावर हो आपके पास वो हमेशा वॉट में मेजर होती है। आइए देखते हैं इसके मजीद क्या फार्मूला बनते हैं। P is equals to VI। नाउ स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिएगा, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 कह देता हूं। आप लोग ये जानते हैं कि ओहम्स लॉ क्या कहता है? ओहम्स लॉ कहता है V is equals to IR। ये कौन सा लॉ है जी? बहुत इंपॉर्टेंट, सब जानते हैं इसको। इट इज ओहम्स लॉ। अब जरा देखिए, अगर मैं ये वैल्यू V is equals to IR की पुट कर दूं यहां पर, तो ये बन जाएगा पावर इज इक्वल टू V की जगह I R और साथ ये वाला I, तो ये तो मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा I स्क्वायर R। स्टूडेंट्स मेरे पास एक और फार्मूला आ गया जो कि है P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। फिर मैं ये भी जानता हूं, अगर मैं ओहम्स लॉ को ऐसे लिख सकता हूं तो मैं यहीं से V इज इक्वल टू आई आर की जगह I इज इक्वल टू V ओवर R भी लिख सकता हूं। देखिए ना, एक ही बात है ना, I इधर रखें R उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। यही किया मैंने। इसकी भी रीजन क्या है? ये भी ओहम्स लॉ ही है। और ये अगर I की वैल्यू यहां पुट कर दूं तो स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिएगा, P इज इक्वल टू I का स्क्वायर, करंट का स्क्वायर, और बाहर आएगा R। अब ये करंट कितना है ये मैंने निकाला, V ओवर R। अब स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिए, स्क्वायर लेंगे, ये आ जाएगा V स्क्वायर ओवर R स्क्वायर इंटू R। एक R से कैंसल, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया? P इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R। स्टूडेंट्स कितने हो गए टोटल फार्मूला? हमारे पास 3 फार्मूले हो गए। अभी पहला फार्मूला तो जनरल फार्मूला है, ये तो कहीं पर भी अप्लाई हो सकता है। लेकिन दूसरे जो 2 फार्मूले ना, इन फार्मूलों में एक खास बात है जो अभी आप लोगों ने नोट नहीं की, लेकिन मैं अभी आप लोगों को बताता हूं। जरा तवज्जो कीजिए स्टूडेंट्स, मैं इन दोनों फार्मूलों को यहां पर लिख देता हूं। एक फार्मूला है P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, और दूसरा फॉर्मूला है P इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R।
क्या आपने कुछ खास बात नोट की दोनों फार्मूला में? अगर आपने नोट किया हो तो वो ये बात है कि दोनों फार्मूले कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहे हैं मायने के लिहाज से। अगर हम देखें कैसे, ये देखिए यहां पर पावर और रेजिस्टेंस दोनों ऊपर है, यानी कि मैं कह सकता हूं इस केस में पावर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक हो गया। लेकिन जरा यहां देखें, यहां रेजिस्टेंस नीचे आ रही है, यानी कि यहां मैं कहूंगा पावर रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये क्या बात हुई? एक ही फार्मूला से ये दोनों फार्मूला निकले, लेकिन दोनों के रिजल्ट्स बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इस चीज को हम कैसे एक्सप्लेन करें, जरा तवज्जो कीजिए। एक मिस्टेक हम क्या करते हैं, हम दो चीजों को ऊपर देखकर फौरन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह देते हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक बात नोट करनी होती है, वो ये है कि दो चीजें आपस में तब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी जब वो जो तीसरी चीज बीच में आ रही है भाई वो कांस्टेंट हो। इसका मतलब मैं पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस कह सकता हूं, लेकिन शर्त यह है कि आई यानी कि करंट रिमेन्स कांस्टेंट। तो यह शर्त भी लिखनी पड़ेगी, व्हेन करंट इज कांस्टेंट, करंट इज सेम। तो ये देख लीजिए कि पावर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो सकती है, लेकिन कब? जब करंट सेम हो। नाउ स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिए, यहां मैं कह रहा हूं पावर रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये बात भी दुरुस्त हो सकती है, लेकिन इधर भी वही रूल है, अगर पावर और रेजिस्टेंस का रिलेशन आपने बिल्ड करना है तो वो जो तीसरी क्वांटिटी है उसको पहले कांस्टेंट रखना जरूरी है। तो इसका मतलब ये बात भी ट्रू है, कब? व्हेन V इज सेम। V क्या है? तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि हमारे पास अक्सर बच्चे समझते हैं कि ये फार्मूला कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये फार्मूला कंट्राडिक्ट नहीं कर रहे। ये फार्मूले दो अलग-अलग जगहों पर अप्लाई होंगे। ये फार्मूला वहां अप्लाई होगा जब करंट सेम होगा, ये फार्मूला वहां अप्लाई होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। आप ये भी पूछेंगे करंट कब सेम होगा। आइए जरा देखते हैं स्टूडेंट्स। इमेजिन करें मेरे पास दो लोड्स हैं, अगर मैं इन दोनों को इस तरह से जोड़ूं तो इसको मैंने आपको बताया था, इसे कहते हैं ये सीरीज में जोड़ा है मैंने। अब जब मैंने सीरीज में जोड़ा, आपको पता है करंट के पास कोई रास्ता नहीं है, तो जितना करंट पहले में से गुजरेगा, अगर 2 एम्पीयर पास करता है तो दूसरे में से भी 2 एम्पीयर करंट ही पास करेगा। यह हो नहीं सकता कि एक में से कम एक में से ज्यादा पास करे। तो करंट सीरीज सर्किट में हर लोड में से बराबर का पास करता है। तो याद रखिएगा, मैं ये भी कह सकता हूं कि पावर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, कब? जब करंट सेम होगा। और वो कब सेम होगा? जब सीरीज सर्किट हो। जब सीरीज सर्किट हो, लोड सीरीज में लगे हों, तो फिर हमारे पास पावर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और यहां पर जरा देखिए, यहां पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस कब सेम होता है? जरा इमेजिन करें स्टूडेंट्स, मेरे पास वही दो लोड हैं और मैं इन दोनों लोड्स को कुछ इस तरह से जोड़ूं, तो जब आप देखेंगे इस तरह से ये जुड़ेंगे, इसे हम बोलते हैं ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब जरा इमेजिन करें, अगर मैं इनके साथ बैटरी लगाऊं तो दोनों में से करंट पास करेगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है जहां से आगे दो लोड स्टार्ट हो रहे हैं, इस पॉइंट पर आकर करंट डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब पूरे सर्किट में सेम करंट नहीं है। पीछे से अगर करंट 2 एम्पीयर आ रहा हो तो 1 एम्पीयर इसमें से 1 एम्पीयर इसमें से पास करेगा, तो हर पॉइंट पर करंट तो ना सेम हुआ, किसी जगह पर 2 एम्पीयर है, किसी जगह पर 1 एम्पीयर करंट पास कर रहा है। तो इसका मतलब यहां करंट तो सेम नहीं है, लेकिन याद रखिएगा इन दोनों रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब हमारे पास जब हम कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, तो लोड्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कब सेम होता है? व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। नाउ स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोग देख लीजिए कि सीरीज में क्या होगा और पैरेलल में क्या होगा। अच्छा, जरा मुझे बताइए कि हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक खास बात क्या थी जो सीरीज में नहीं हो सकती? स्टूडेंट्स, अगर ये मेरे पास एक सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ लोड्स लगे हुए हैं, अगर इनमें से एक लोड भी खराब हो जाए तो आप देखेंगे दूसरे सारे लोड्स भी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि करंट के पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर एक खराब
तो पूरा लोड, सारे के सारे लोड बंद हो जाएंगे। लेकिन जरा तवज्जो कीजिए, पैरेलल में एक खास बात क्या है, पैरेलल में आपके पास करंट क्योंकि डिवाइड हो रहा है, अगर एक लोड जो है वो किसी वजह से खराब भी हो जाए तो भी आप देखेंगे बाकी दोनों लोड्स बिल्कुल काम करते रहेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि पैरेलल की निशानी यह है कि एक लोड बंद हो जाए तो सारे नहीं बंद होते। अच्छा, आपके घरों में अगर आप एक स्विच बंद करें, क्या सारे स्विच बंद हो जाते? नहीं ना, जो स्विच बंद करते हैं वो होता है, बाकी चलते रहते हैं। इसका मतलब घरों के अंदर कौन सा कॉम्बिनेशन है? घरों के अंदर बेसिकली पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो घरों में कौन सा फार्मूला सही होगा? घरों में एक्चुअली में ये वाला फार्मूला सही होगा, क्योंकि घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास जो लोड्स हैं वो लगे होते हैं। यानी कि घर के अंदर जिस लोड की रेजिस्टेंस कम होगी वो ज्यादा पावर डिसिपेट करेगा, उसका बिल ज्यादा आएगा क्योंकि वो ज्यादा पावर का है। तो जरा इमेजिन करें, मेरे पास ये दो बल्ब है और एक बल्ब जो है वो 100 ओम का है, जबकि दूसरा बल्ब जो है वो 500 ओम का है। आपने देखा कि जो हमारे पास बड़ा बल्ब है, जो ज्यादा जिसका बिल आता है, उसकी रेजिस्टेंस कम है। अब जरा इसको मैं अगर पैरेलल में जोड़ूं तो आप देखेंगे कि पैरेलल में जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी वो ज्यादा करंट लेगा, तो वो ज्यादा पावर डिसिपेट करेगा। तो ये बात याद रखिएगा कि हमारे पास हैवी लोड कौन सा होता है? जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है? नहीं, हैवी लोड वो होता है जिसकी रेजिस्टेंस कम होती है। फिर वो हैवी क्यों होता है? क्योंकि घरों के अंदर पावर और रेजिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन है, तो जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसकी पावर ज्यादा होगी। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके घरों में सबसे ज्यादा पावरफुल चीज क्या है, तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा पावरफुल चीज जो है वो एसी है, उसका बिल बहुत ज्यादा आता है, लेकिन उसकी रेजिस्टेंस फिर बहुत कम होगी, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस कम होगी तभी तो पावर ज्यादा आएगी। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको पावर डिलीवर्ड, पावर डिसिपेशन ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे और पावर का एक आइडिया आपके दिमाग में अब बैठ गया होगा, और नेक्स्ट टाइम आप घर की अप्लायंसेस को उनकी पावर रेटिंग के हिसाब से यूज भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपसे अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।